students, welcome to Physics Charger Group, and now we'll start our lecture number 2 of class 11 chapter 1 unit and measurement. Dear students, in our previous class we discussed about the physical quantities categories, the fundamental quantities and the derived quantities, and also we discuss about the system of units and international system of units. We discussed in our previous lecture that the fundamental quantities have 7 types, and these are the mass, length, time, electric current, temperature, amount of substance and the luminous intensity. Okay, so here we discuss the 2 definitions which is important and जिनका नाम आपने पहले सुना भी नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं बेटा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट्री एंटिटीज के नंबर्स का मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि एलिमेंट्री एंटिटीज होती क्या है. एलिमेंट्री एंटिटीज से मतलब हम कह सकते हैं एटम्स की बात कर सकते हैं, हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, हम आयंस की बात कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं. तो इनके नंबर्स का जो मेजरमेंट होता है, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करता हूं, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बेटा, देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज. ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया एलिमेंट्री एंटिटीज से मतलब क्या है. एलिमेंट्री एंटिटीज से मतलब होता है आपका एलिमेंट्री एंटिटीज. एलिमेंट्री एंटिटीज से क्या मतलब होता है बेटा, जैसे हम बात करते हैं एटम, आयंस, पार्टिकल्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, किसी की भी अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्री एंटिटीज. और इन नंबर्स का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये मेजरमेंट क्या कहलाता है आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं मैं. जैसे मोल को भी बताया था मैंने आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट. तो 1 मोल में कितनी एंटिटीज होती है, तो देखिएगा 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो ये एलिमेंट्री एंटिटीज है किसके अंदर, 1 मोल के अंदर. ठीक, तो 1 मोल की जो वैल्यू अगर होगी तो 1 मोल के अंदर एलिमेंट्री एंटिटीज या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23. गॉट इट बेटा. तो कुल मिलाकर मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसका यूनिट मैंने आप लोगों को बताया था, इसका यूनिट क्या होता है, दिस इज द मोल. तो सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनका जो इवोल्यूशन है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है. ओके, अब जो सेकंड थिंग थी हमारी, वो सेकंड थिंग थी आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी. दिस इज द न्यू थिंग फॉर यू. ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि डेफिनेटली ये किसी न किसी लाइट से रिलेटेड है. इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एबिलिटी या स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी तो नहीं कहेंगे, स्ट्रेंथ, ओके, या पावर. तो दिस इज द इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी किस चीज की, तो यानी कोई भी अगर पॉइंट लाइट सोर्स है, समझिएगा ध्यान से, पॉइंट लाइट सोर्स का मतलब क्या होता है, बहुत एक स्मॉल सोर्स और उसके कंपैरिजन में जिस पॉइंट पर मुझे ऑब्जर्वेशन देखना है. जैसे मैंने एक टॉर्च लिया, टॉर्च को जलाया और मुझे यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है जिसको एलिमिनेट करना है. तो 10 मीटर डिस्टेंस से वो टॉर्च जस्ट लाइक एज ए पॉइंट दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, क्योंकि डिस्टेंस अगर बढ़ती जाती है तो ऑब्जेक्ट की साइज कम होती जाती है, तो वो जस्ट लाइक एज ए पॉइंट कहलाता है. तो अगर हम एक पॉइंट लाइट सोर्स लेते हैं तो पॉइंट लाइट सोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इल्यूमिनेशन करेगा, कितना इल्यूमिनेशन से मतलब कितना लाइट को स्प्रेड करेगा, दिस इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी. यानी हम ये कह सकते हैं यहां पर कि कैपेसिटी किसी भी लाइट सोर्स की, अगर मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन करता हूं तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, देखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ पॉइंट लाइट सोर्स
अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट लाइट सोर्स की, तो पॉइंट लाइट सोर्स क्या करेगा? पॉइंट लाइट सोर्स इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा। पॉइंट लाइट सोर्स प्रोवाइड इल्यूमिनेशन in a particular direction, in a particular direction, और इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब हो गया एक तरह से अगर देखा जाए तो लाइट सोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करवा रहा है, उसकी वो कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट क्या होती है बेटा? दिस इज कैंडेला, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, और इसका सिंबल क्या होता है? दिस इज सीडी। तो यहां पर अब हम दो चीजों को समझ सके हैं कि मोल दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जब हमने बात की तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो गया आपका? दिस इज कैंडेला। गॉट इट? ओके। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और ये टॉपिक ऐसा है बेटा कि इस टॉपिक से कंपटीशन में डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो कंपटीशन आपके मेडिकल फील्ड का हो, बायो फील्ड का हो, या इंजीनियरिंग मैथ्स फील्ड का हो। आपको इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एंड दिस टॉपिक इज द डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन? एक डायमेंशन तो होती है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, 1D, 2D, 3D। अगर पार्टिकल पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो 1 डायरेक्शन कहलाएगी, 1 डायमेंशन कहलाएगा। अगर पार्टिकल 2 डायरेक्शन में है, XY प्लेन में है। अभी हम इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे कि प्लेन और कार्टेशियन फ्रेम ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए नहीं है, तो हमारे लिए एकदम नई चीज़ें हैं। तो अभी सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि एक डायमेंशन तो वो होती है जो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर जिन डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं, ये डायमेंशंस वो पावर हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर अराइज होती हैं। यानी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर अराइज होने वाली पावर, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन। देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा हूं चीजों को, मैं इनको लेंथी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जितना शॉर्ट से शॉर्ट, जितना सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझा सकता हूं, उतने सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सिंपल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को भी अगर माइंड में सेट कर लेंगे तो कहीं डिफिट नहीं खाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से और एक एक चीज को ढंग से समझिएगा। तो मैं डायमेंशन की अगर बात करता हूं तो डायमेंशन क्या होती है बेटा? देखिएगा, द पावर अराइजेज ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आप लोगों को बताई थी 7 टाइप्स की होती हैं। तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर अराइज होती है, उन पावर जो अराइज होगी, उस पावर को हम क्या कहेंगे? कॉल्ड डायमेंशन। कॉल्ड डायमेंशन यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर्स अराइज होंगी, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन। अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया एरिया। क्या एग्जांपल लिया वापस? एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यही होता है बेटा फॉर्मूला एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ ही है, और ब्रेड्थ भी किसका फॉर्म हो गया? लेंथ का ही हुआ। ब्रेड्थ इज ऑल्सो है लेंथ ना। तो अब ये क्या हो गया आपका? L2। क्या होगा? L2, नॉट ए स्क्वायर। आप लोग कहीं, अब आप लोगों की हैबिट है, आप कहेंगे सर L स्क्वायर, नो, दिस इज L2। तो यहां पर जो ये 2 है, 2 क्या कहलाएगी आपकी? डायमेंशन। दिस इज 2 इज कॉल्ड द डायमेंशन। और डायमेंशन किसकी है? ये एरिया की। किसके डायमेंशन है? एरिया की। अभी हम इसमें बहुत सारे एबेंडेशन करेंगे, बहुत सारे चेंजेस करेंगे, लेकिन इनिशियल लेवल पे भी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर अराइज होती हैं, उन पावर्स को क्या बोला जाता है? डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां एक और एग्जांपल लेता हूं, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मेरा मास बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो हो गया m, वॉल्यूम यानी लेंथ 3, ठीक है। तो अब अगर मैं इस m पर 1 भी लगा देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब क्या हो गया? ये m1 और L3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे। तो जब किसी भी क्वांटिटी को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो उसकी पावर चेंज होती, पावर का साइन चेंज होता है। तो जब यहां से मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज m1 L-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में आपको ध्यान क्या रखने हैं? फॉर्मूले।
अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप डेफिनेटली इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर बस इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए और एक डायमेंशंस को लिखा कैसे जाता है। ये तो आपकी डायमेंशन थी, लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीटली m1 l-3 इस तरह से बोलूंगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस है। इफ आई आस्क यू डायमेंशन देन यू से ओनली नंबर वैल्यू 1 and -3, एंड इफ आई आस्किंग डायमेंशनल फॉर्मूला देन यू से m1 l-3। गॉट इट बेटा? तो डायमेंशनल फॉर्मूले में तो कंप्लीट फंडामेंटल विद पावर आएगा और डायमेंशन में ओनली पावर आएगा। क्लियर है? ओके। तो अब हम सबसे पहले तो कि डायमेंशन को हम लिखेंगे कैसे, तो उनके क्या क्या रूल्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो एक एक रूल को बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर डायमेंशन। चलिए, सबसे पहला फर्स्ट रूल की हम बात करते हैं। जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में ही लिखेंगे, और फंडामेंटल क्वांटिटी भी कौन सी फॉर्म हो गई? बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं हम MLT। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है जो मैं बार बार शुरू से कहता हुआ आया हूं कि जब स्टार्टिंग में कोई चीज इवेल्यूएट हुई तो उस इवेल्यूएशन में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को माना गया, M, L और T को। लेकिन जब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुआ, CGS, FPS, MKS को चेंज करके ऐसा ही सिस्टम लाया गया, तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो गई। यानी 7 कब आई? 3 के बाद में। तो इसका मतलब जब मैं यहां डायमेंशन लिखूंगा तो डायमेंशन सबसे पहले मैं किसको बेस मान के लिखूंगा? MLT को। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डायमेंशन ऑलवेज रिटन इन MLT एंड ऑल्सो इन इंग्लिश कैपिटल लेटर। ऑलवेज किस में लिखा जाता है? इंग्लिश के कैपिटल लेटर में डायमेंशंस को लिखा जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूलों को लिखा जाएगा, और इसका ऑर्डर भी क्या रखा जाएगा? MLT। पहले M आएगा, फिर L आएगा और फिर T आएगा। तो पहला रूल क्या कहता है हमारा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज written in इंग्लिश कैपिटल लेटर। फर्स्ट रूल तो ये हो गया आपका। सेकंड, इसका जो ऑर्डर होगा लिखने का, ऑर्डर क्या रहेगा? M, L और T। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के बाद में क्लोज इट इन बिग ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट में इसे क्लोज्ड कर देना है। देखो, मैं बहुत बेटा बेसिक से उठा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये चीजें सब शॉर्ट चीजें हैं, ये कोई डिस्कस करता भी है, कोई नहीं भी करता है, लेकिन ये बहुत बेसिक चीजें जो हमें ध्यान होनी चाहिए, और अगर ये ध्यान है तो हम कहीं डिफिट नहीं खाएंगे। तो आपने क्लोज इट इन बिग ब्रैकेट, आपने इसे क्लोज कर दिया, तो ये तो आपने एक पर्टिकुलर डायमेंशन लिख दी। अब अगर मैं यहां पर आपसे बात करता हूं कि जैसे कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्योर number just like as the 1, 2 and so on. This is the pure ratio just like as the pi। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड सो ऑन। इसके बाद में हम बात करें एंगल इज द थीटा। ये डायमेंशन लेस वेरिएबल कहलाते हैं, ये तो कहलाते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, और ये कहलाती है ऊपर डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इनको तो क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस नंबर, और ये कहलाते हैं आपके डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज, चाहे हम प्योर नंबर ले लें, प्योर रेशियो ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लें, एंगल ले लें, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, ऑल आर डायमेंशनलेस। ये सारी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती है। डायमेंशनलेस से मतलब है कि इनकी कोई पावर नहीं होती, इनकी पावर नॉट, दैट मीन 0 0 0। M नॉट, L नॉट, T नॉट। M के ऊपर 0 लगाएंगे तो उसको पढ़ेंगे M नॉट, L के ऊपर 0 लगाएंगे L नॉट, T के ऊपर 0 लगाएंगे T नॉट। तो रिप्रेजेंट का तरीका क्या है? अगर किसी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? M नॉट, L नॉट, T नॉट। इसका मतलब M भी प्रेजेंट नहीं है, L भी प्रेजेंट नहीं है, T भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
तो 4 रूल्स क्या क्या हुए? सबसे पहले तो आपको डायमेंशंस को ऑलवेज कैपिटल लेटर में रिटर्न करना है। सेकंड रूल क्या रहा आपका? ऑर्डर क्या रखना है आपको? MLT रखना है। थर्ड रूल क्या रहा आपका? इसे बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। फोर्थ रूल क्या रहा आपका? प्योर नंबर हुआ, प्योर रेशियो हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ, एंगल हुआ, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। ये सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज कहलाएंगी? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, क्योंकि इन क्वांटिटीज की कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो क्वांटिटीज यूनिटलेस होती है ना, यूनिटलेस क्वांटिटीज जितनी भी होंगी वो सब डायमेंशनलेस होगी। ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। ये तो फिक्स है, आर डायमेंशनलेस। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूनिट वाली क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस हो सकती है। जैसे एंगल का यूनिट रेडियन होता है, रेडियन डायमेंशन रेडियन है, लेकिन फिर भी एंगल क्या होगा? डायमेंशनलेस। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं वो तो हमेशा डायमेंशनलेस होगी ही होगी। यूनिट वाली तो हो ही सकती है, लेकिन यूनिटलेस तो ऑलवेज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी का रूल। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर रूल्स हमने ढंग से पढ़ लिए, रूल्स हमने समझ लिए, तो डायमेंशन लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में एक रूल आता है आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और बहुत जगह पर काम आएगा, बहुत कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में काम आएगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में काम आएगा। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है समझिएगा। हम ये कहते हैं कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर या कोई भी अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी किया जा सकता है, या फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब वो आपस में डायमेंशनली इक्वल हो। देखो समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा जैसे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू नो वेरी वेल दिस फॉर्मूला, यू नो और नॉट? दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब ये आपस में क्या होंगी? डायमेंशनली इक्वल होंगी। जब ये एक दूसरे के साथ में डायमेंशनली इक्वल होंगी तभी जाकर ये इक्वेशन पॉसिबल है या इस इक्वेशन को करेक्ट माना जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी सेज दैट S इक्वल्स टू UT एंड S इक्वल्स टू हाफ ऑफ AT स्क्वायर, यानी डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए। अगर ये डायमेंशनली इक्वल है तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड व्हेन दे आर डायमेंशनली इक्वल। तो हम क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द physical quantities can be added or subtracted when they are dimensionally equal। तो ही आप यहां पर इस प्रिंसिपल को वर्क करवा सकते हैं, उन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को अगर वो डायमेंशनली इक्वल है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, दूसरा देखो V इक्वल्स टू U प्लस AT, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कब पॉसिबल होगा? जब V इक्वल्स U आएगा और V इक्वल्स AT आएगा, तभी जाकर ये इक्वेशन आपका पॉसिबल होगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। अभी जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी। तो ये आपके 6 रूल्स थे और इन 6 रूल्स के बेस पे अब हम डायमेंशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत इजी हैं। इजी चीज़ों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन हार्ड चीज़ों को पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इजी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है? हार्ड को पढ़ने में। रीज़न, क्योंकि इजी को पढ़ने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको इसको हिलाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हार्ड को जब हम पढ़ते हैं तो उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है पूरा का पूरा, हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। यानी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किस में होगा? ईजी में या हार्ड में? हार्ड में।
समझिएगा, 1 रुपया कमाने की जगह 1 करोड़ कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ अमाउंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा कमाने में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन उस ज़्यादा कमाने के लिए लेबर ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको कमाने का लेवल डिफिकल्ट होगा, तो जितना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर जो चीज़ें जितनी लेंथी होती है ना बेटा, उसको उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली उतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और फिजिक्स तो वैसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, यू नो। हाँ, तो अब देखिएगा यहाँ पर हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। चलिए स्टार्टिंग सबसे पहले मैं डिस्टेंस से करता हूँ, बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। अच्छा, अब जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आपके माइंड में 3 क्वांटिटी, अभी फिलहाल जब तक मैं नहीं कहूँ, जब तक हम आगे नहीं बढ़ते जाएं, जिस प्लेस पर मुझे आपको टोकना होगा मैं वहाँ आपको स्टॉप करूँगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें फिलहाल आपको 3 क्वांटिटीज ध्यान रखनी है, मास, लेंथ और टाइम। बस आपको माइंड में क्या सेट रखना है, एम, एल और टी। ठीक, अब क्यों सेट रखना है देखिएगा। अभी हम सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिस्टेंस को इन 3 क्वांटिटीज में से किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो डिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ लेंथ, डिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ लेंथ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? द टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो टोटल पाथ लेंथ, लेंथ मतलब वही एल, तो इसका मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यू यूज द एल। तो एल प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है तो यहां क्या लगा दिया तुमने, L1। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो L लिख दिया आपने। अब अगर मैं इसका डायमेंशन लिखता हूं तो M दिख रहा है क्या मुझे, यहां पर M नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मैंने यहां लिख दिया M0। L तो है तो यहां लिख दिया L1, T नहीं है तो क्या लिख दिया T0। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी डायमेंशन को लिखेंगे तो मेरा पहला रूल था कैपिटल लेटर में लिखेंगे, दूसरा रूल था MLT के ऑर्डर में लिखेंगे, तीसरा रूल था इन्हें बिग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, देन योर आंसर इज M0 L1 T0। और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, देन योर आंसर इज 0 1 0। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। What is the dimensional formula of distance? M0 L1 T0। And what is the dimension of distance? 0 1 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लेता हूं मैं एरिया। अभी बताया था मैंने आपको L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी का मतलब लेंथ, बी बी लेंथ। तो अब क्या रहा फॉर्मूला मेरा, M0, M तो है ही नहीं यहां पर, L और L, L2 हो गया, देन T0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका M0 L2 T0, और डायमेंशन क्या हो गया बेटा, 0 2 0। इसके बाद में हम ले लेते हैं वॉल्यूम, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा। LBH, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ भी L, ब्रेड्थ भी L, हाइट भी L, तीनों लेंथ की ही फॉर्म है। तो क्या रहा, M0 L3 T0, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड दिस इज 0 3 0। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज द डेंसिटी। देखिए, अच्छा एक चीज और समझिएगा, बहुत इजी। अगर मैं डायमेंशंस को ऑर्डर से पढ़ूंगा, ऑर्डर से समझने की कोशिश करूंगा, तो आप एक चीज देख रहे हैं, ऑर्डर से क्या मतलब है, एक चीज आप देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से रिलेटेड अभी चलती हुई चलेगी। आपको अगर प्रीवियस फॉर्मूले 2 3 4 फॉर्मूले अगर आपने ढंग से याद कर लिए, ढंग से समझ लिए, तो आप आगे वाले फॉर्मूलों को इजीली उन फॉर्मूलों की हेल्प से इवैल्यूएट कर लेंगे। देखिएगा, जैसे मैं अगर डेंसिटी की बात करता हूं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। अब मास को तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इधर देखो M से, वॉल्यूम मेरा ये रहा, दिस इज L3। क्या है वॉल्यूम, L3। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो M के ऊपर कितनी पावर लगाई, 1, L ऊपर गया न्यूमरेटर में -3, देन T0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी एंड व्हाट इज द डायमेंशन, 1 3 0। इट इज सिंपल, वेरी सिंपल, सिंपल नहीं वेरी सिंपल। ओके, चलिए डेंसिटी हो गया। डेंसिटी के बाद में अब मैं आ जाता हूं सपोज स्पीड पे। अच्छा, स्पीड, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या है बेटा, L, टाइम कौन है, T। L के ऊपर पावर कितना है, 1, टाइम के ऊपर पावर कितना है, 1, ये तो मान सकते हैं हम लोग। अब M प्रेजेंट नहीं है तो M0 L1 T1 न्यूमरेटर में जाएगा -1, देन योर डायमेंशनल फॉर्मूला इज M0 L1 T -1 एंड डायमेंशन इज 0 1 -1।
सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड, और स्पीड से रिलेटेड ही बेटा एक और टर्म आती है। देखो कंफ्यूजन कहां क्रिएट हो जाता है, कुछ चीजें भी होती है जो इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देती हैं, और कंफ्यूजन है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बस आपके माइंड को मुझे कहते हैं ना शेक करना है, हिलाना है थोड़ा सा भेजे को हिलाओगे तो चीजें निकल के आएगी। अब देखो स्पीड के बाद में बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब कई स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी कई जगह हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख के सॉल्व किया। स्पीड का फॉर्मूला आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला कई जगह पर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख के सॉल्व किया। नो, आपने अभी तक किया होगा, लेकिन अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो अगर मैं इनकी डायमेंशन लिखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। डिस्टेंस तो होता था टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। The shortest distance between the two points is called the displacement। अब डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो एल से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज टाइम को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, टी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो एम तो है ही नहीं, तो एम नॉट हो गया, L1 T1 ऊपर जाएगा -1, दिस इज 0 1 -1। अब आप कहोगे सर स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम है, देन फिर स्पीड और वेलोसिटी सेम हुई या नहीं हुई, होनी चाहिए, बट इट इज नॉट सेम। क्या बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बेटा ये है कि जो स्पीड है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, एंड जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज द मेजर और बेसिक डिफरेंस। Scalar or vector you studied in your previous classes. Scalar quantity is the quantity in which you use only the magnitude, not direction। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल ए कार मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब कार मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर, किधर जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, मुझे क्या पता, डायरेक्शन मुझे पता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता है कि वो 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। क्लियर ना। तो ये क्या है, स्पीड है। अगर आपसे कहा जाए 20 किलोमीटर पर आवर इज ए स्पीड। अब मैं अगर आपसे कहता हूं अ कार मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद 20 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन आती यानी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते ही ऑटोमेटिकली वो क्या बन गई, वेलोसिटी। तो जहां डायरेक्शन काम में आएगी वो क्वांटिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जहां डायरेक्शन काम नहीं आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड काम आएगा, वो स्केलर है, और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। गॉट इट बेटा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वेलोसिटी हो गया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन क्वांटिटीज में होता क्या है कि आपको प्रीवियस क्वांटिटीज, अगर प्रीवियस क्वांटिटीज के फॉर्मूले अगर आपको पता है, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से ही इसीलिए लेके चल रहा हूं एक एक छोटा छोटा फॉर्मूला, कि आप आगे तक के फॉर्मूलों को उनसे बनाते चलें, उनसे रिलेटेड करते चलें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम अगला लेते हैं एक्सीलरेशन। देखिए व्हाट इज द एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called the acceleration। acceleration is also a vector quantity। तो acceleration क्या है बेटा, the rate of change of velocity। तो अगर rate of change of velocity की मैं बात करता हूं तो rate of change of velocity that is velocity upon time। अब velocity का डायमेंशन ये रहा भाई, L upon t, फॉर्मूला सॉरी नॉट द डायमेंशन, L upon t, और नीचे इसका टाइम है तो इसका टाइम ये हो गया, हुआ नहीं हुआ भाई, वेलोसिटी का तो L upon t और एक टाइम इसका, तो ये क्या हो गया L upon t2। अब इसको लिखोगे m प्रेजेंट है क्या, नहीं है सर, l है सर, t2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2 सर, देन 0 1 -2 सर, ओके सर, ओके सर, सिंपल, यस सर। तो इट्स इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ डायमेंशंस अगर हम प्रीवियस डायमेंशंस को माइंड में रखते हुए चलेंगे तो। अब देखिए आगे देखिए, एक्सीलरेशन हो गया आपका। एक्सीलरेशन के बाद उठा लो फोर्स को। फोर्स क्या होता है बेटा, सिंपल, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूले वो हैं बेटा जो 9th-10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा हूं। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास किससे रिप्रेजेंट होगा, m से, एक्सीलरेशन ये रहा आपका, ठीक है। आप चाहो तो एक्सेलरेशन को एज इट इज लिख दो, m0 L1 t-2, और आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हो, दोनों चीजों में किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ m है, यहाँ m है,
ठीक, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, सिंपल लॉ है। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, ऐड हुई यानी 1 + 0 = 1, तो क्या हो गया m1 l1 t - 2 दैट इज 1 1 - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। किसकी डायमेंशन हो गई ये? फोर्स की। अब फोर्स के बाद में अगले पे आ जाओ। फोर्स के बाद में अगर मैं लेता हूं सपोज वर्क और एनर्जी, देखिए वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कन्वर्जन दोनों का सेम होता है। तो वर्क और एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका फोर्स है, फोर्स क्या है? m1 l1 t - 2। डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहा था मैं? L से, तो ये L1। अब अगर मैं इसे और सॉल्व करता हूं तो क्या होगा? देखो L1 1 2 हो गया, तो m1 l2 t - 2 दैट इज 1 2 - 2। तो ये क्या आ गया आपका? फोर्स वर्क आ गया। ओके, तो दिस इज वर्क और एनर्जी, दोनों की डायमेंशन सेम होती है 1 2 - 2 और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t - 2। तो ये वर्क हो गया। लग रहा है सिंपल? इंटरेस्ट आ रहा है? आप खुद फॉर्मूले बना सकते हैं, ये कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको रटना पड़ेगा, नो नेवर। अब वर्क की बात हो गई भाई, तो वर्क के बाद में प्रेशर पे आ जाओ। प्रेशर क्या होता है भाई? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। देखो दोनों चीजें तुम्हारे पास है। फोर्स की डायमेंशन तो क्या लिखी थी मैंने? m1 l1 t - 2। एरिया कौन हो गया तुम्हारा? L2। अब इस L2 को ऊपर ले जाओगे तो L2 को जब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो न्यूमरेटर में ले जाने पर क्या करना पड़ेगा? -2 ऊपर जाएगा, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 1 - 2 = -1, देन दिस इज -2। तो डायमेंशन क्या हो गई बेटा? 1 - 1 - 2। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ प्रेशर। नाउ प्रेशर के बाद में आ जाओ पावर पे। ओके, पावर क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क की डायमेंशन कौन है मेरे पास में? m1 l2 t - 2 अपॉन टाइम कौन हो गया? t1। t1 ऊपर जाएगा तो t1 क्या होगा? ऊपर जाकर नेगेटिव साइन क्रिएट कर लेगा, देन ये नेगेटिव साइन क्रिएट कर लिया इसने, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, देन l2 t - 3 द डायमेंशन इज 1 2 - 3। दिस इज योर पावर। तो मतलब हो क्या रहा है? ये हो यही रहा है कि जब हम प्रीवियस डायमेंशंस को समझ लेंगे, प्रीवियस डायमेंशंस हमें याद हो जाएंगी, तो आगे वाली डायमेंशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने बेसिकली पहले भी बताया बेटा कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। अगर मुझे फॉर्मूले याद हैं, अगर मैं फॉर्मूला को याद रख सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ईजिली डायमेंशंस को बना लूँगा, उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए पावर के बाद में अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, तो 1/टाइम हो गया, या 1/टाइम पीरियड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब 1/t हो गया। अब ना तो m है ना l है, t ऊपर जाएगा तो ये -1 है, तो क्या हो गया? ये 0 0 -1 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के बाद में हम बात करते हैं सिंपली टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? दिस इज 1 वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा? दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड रिलेटेड टू द टाइम, तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l0 t1, देन दिस इज 0 0 1। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ द टाइम पीरियड। ओके बेटा, ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे हम 14 वाली डायमेंशन लेते हैं हम लोग यहाँ पर सिंपली। दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी ग्रेडियंट क्या होता है? ये नई चीज आ गई। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है कि किसी भी क्वांटिटी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होने वाला मैक्सिमम चेंजेस। द मैक्सिमम चेंजेस इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रेडियंट पढ़ेंगे हम लोग आगे। अभी तो अभी सिर्फ मुझे इस जगह पर आपको इतना सा डिफाइन करना है, क्योंकि आपको अजीब नहीं लगेगी ये ग्रेडियंट क्या है। तो द मैक्सिमम चेंज in any physical quantity with respect to the distance is called the gradient। अब यहाँ velocity gradient है, तो इसका मतलब velocity के अंदर चेंज देखोगे किसके रेस्पेक्ट में देखोगे भाई? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी के अंदर आपने चेंज देखा किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपने चेंज देखा तो m0 l1 t - 1। डिस्टेंस कौन है तुम्हारी? l1, तो ये हो गया तुम्हारा m0 l0 t - 1, देन दिस इज 0 0 -1। ओके, इसी तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट के बाद में हम बात करते हैं सिंपली प्रेशर ग्रेडियंट की। किसकी बात करते हैं बेटा?
प्रेशर ग्रेडियंट की। तो प्रेशर ग्रेडियंट सिंपली क्या होता है, दिस इज प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ओके, प्रेशर की डायमेंशन क्या है, प्रेशर की डायमेंशन है m1 L-1 T-2 और डिस्टेंस हो गया वापस L1, L1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा ऊपर जाकर -1 -2 देन L-2 T-2 दैट इज 1 -2 दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, इसके बाद में बहुत सिंपल से टर्म मोमेंटम पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। एक और डेफिनेशन, एक और डायमेंशन लेते हैं हम, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला बनता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास को रिप्रेजेंट करेंगे m1 से, वेलोसिटी की डायमेंशन हम पहले ही लिख चुके हैं m0 L1 T-1, ठीक है। तो अब जब आप इस डायमेंशंस को सॉल्व करते हैं तो बेस सेम है। आप ये देखते चले प्रीवियसली कि वेलोसिटी की डायमेंशन ये थी, मास के साथ आपने इसको रिलेट किया, बेस सेम है, पावर ऐड होगा 1 + 0 = 1 देन L1 T-1। ओके, तो दिस इज योर मोमेंटम। इसके बाद में हम बात करते हैं इम्पल्स। नेक्स्ट डायमेंशन लेते हैं हम इम्पल्स की। तो व्हाट इज द इम्पल्स, नॉट अ पिंपल्स, दिस इज इम्पल्स। पिंपल्स अलग चीज होती है ना, उसके लिए बहुत सारी चीजें आती है हटाने के लिए, बट इस इम्पल्स को हटाने के लिए कुछ नहीं आता, फोर्स लगता है, ठीक है। तो इम्पल्स इज द फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या है बेटा, m1 L1 T-2 एंड टाइम इज योर T1। सॉल्व करोगे वही बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी देन m1 L1 T-1। देखो आप मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको 3 या 4 क्वांटिटीज दे देगा और 3 और 4 क्वांटिटीज देकर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशनली इक्वल हैं। तो आपको फिर उन डायमेंशनली इक्वल क्वांटिटीज को डिफाइन करना पड़ता है। तो उन क्वांटिटीज में जैसे मैंने अभी आपको बताया मोमेंटम है, इम्पल्स है, तो ये क्या है, डायमेंशनली इक्वल क्वांटिटीज है। ओके बेटा, तो आज क्लास यहीं हम ड्रॉप करते हैं, हमारा लेक्चर यहीं पर ड्रॉप करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हमारे डायमेंशंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी डायमेंशंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने डायमेंशन से रिलेटेड आपको बताई हैं, ये बहुत ध्यान से समझने वाली हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डायमेंशन से रिलेटेड आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी जिन्हें हम पढ़ेंगे और ये कॉम्पिटिशन में भी आती हैं बेटा। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत मौज करते हुए पढ़ाई कीजिएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।